अच्छा सुहेल यूसुफ साहब, आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपने 2 बेहतरीन किताबों का उर्दू तर्जुमा किया है, जिसमें से जो है वो स्टीफ़न हॉकिंग की किताब जो है वो बड़े सवालात के मुख्तसर जवाबात, इसी तरीके से जो है वो एक और किताब है जो है वो मुस्लिम माइंड्स मुझे नाम यंग मुस्लिम गाइड टू साइंस एंड हाँ, टेक्नोलॉजी। यंग मुस्लिम गाइड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि यंग मुसलमानों को किस तरीके से साइंस की तरफ राग़िब किया जाए। तो इसके हवाले से मैं देखा हूँ क्योंकि आप साइंसी सहाफ़ी हैं और साइंस जर्नलिज़्म भी सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और इंटर्नशिप्स वग़ैरह भी करवाते हैं। तो इस हवाले से ये जो साइंस की जो जर्नी जो आपने स्टार्ट की है और मुसलमानों में ख़ुसूसन पाकिस्तान के अंदर उर्दू के अंदर जो साइंस के हवाले से अब जो आप काम कर रहे हैं सालों से, उसके हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें तो हमें? बहुत-बहुत शुक्रिया। असल में प पाकिस्तान में साइंसी सहाफ़त है तो सही, लेकिन वो बहुत मुश्किल से उसका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल था। मैं बेसिकली मैं साइंसदान बनना चाहता था, स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता था। चाँद, सूरज, सितारे और ये वो दूसरी चीज़ों के अंदर बड़ी दिलचस्पी थी। तो फ़िरोज़ शम्स की उस ज़माने में किताबें आती थी, शेख शौकत अली एंड सन्स की किताबें आती थी। तो हुआ ये कि मैंने 9th क्लास में था तो एक मज़मून लिखा, हमदर्द नौनिहाल के लिए, और वो हमदर्द नौनिहाल में हबल टेलीस्कोप के बारे में था। तो आप यकीन करें कि एक बड़े आदमी की शख्सियत की हौसला अफ़ज़ाई आपको आपकी ज़िंदगी तब्दील कर देती है। तो हुआ ये कि वो तहरीर तो छप गई, नौनिहाल अदब के अंदर, हमदर्द नौनिहाल के अंदर पीछे एक छोटा-सा सेगमेंट होता था। तो हकीम सईद साहब की एक ऑटोग्राफ्ड किताब आई और उन्होंने कहा कि सुहेल, ऊपर लिखा सुहेल यूसुफ, मैंने तुम्हारा मज़मून हमदर्द नौनिहाल में देखा, अल्लाह करे ज़ोर-ए-कलम और ज़्यादा, और आप इसी तरह लिखते रहें। नीचे उनके ऑटोग्राफ थे, वो किताब अभी भी मेरे पास पड़ी है। तो एक बड़ी शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद, इल्मी, अदबी शख्सियत, जो हमारे फ़िक्री असासा थे, अफ़सोस कि उनको 17 अक्टूबर 1998 को शहीद शहीद किया कर गया सुबह के वक़्त। और उनका खाना जो है वो, लेकिन उनकी लेगेसी रहेगी। तो उसके बाद जो लिखने का सिलसिला साइंस का जो मेरा शुरू हुआ है, स्पेशली उर्दू में, वो रुका ही नहीं। मैं रज़ीउद्दीन खान साहब मरहूम, उनके साइंस डाइजेस्ट से वाबस्ता रहा। फिर सैयद क़ासिम महमूद मरहूम, जिनको रईस उमरोवी ने कहा था, यार कासिम तुम तो उर्दू अदब के जिन हो, क्योंकि उन्होंने अफ़साना डाइजेस्ट निकाला, इल्मुल कुरान निकाला, इस एनसाइक्लोपीडिया पाकिस्तानिका, जेके एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की तर्ज के ऊपर एनसाइक्लोपीडिया पाकिस्तानी ने निकाला। फिर तालिब इल्म रिसाला उन्होंने निकाला। फिर उसके बाद जो है वो तालिब इल्म रिसाला चेंज होके साइंस मैगज़ीन हो गया। साइंस मैगज़ीन में जब वो हुआ तो 6 महीने मैंने उनके पास काम किया, और एक्यूरेट तर्जुमा, यानी कि दुरुस्त तर्जुमा, अब तो चैट जीपीटीज़ भी है हमारे पास, गूगल भी है। दुरुस्त तर्जुमा क्या होता है, वो उन्होंने मुझे करना सिखाया। किस तरह से डेडलाइन को चेज़ करना होता है, वो उन्होंने मुझे सिखाया। बहुत सादा मिज़ाज थे। उनकी शख्सियत का मुझ पर बड़ा गहरा असर है। बहुत मेहनत करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि साइंस जर्नलिज़्म की इम्पोर्टेंस का एक वाक़या तो मैं आपको सुनाता हूँ कि अभी हाल ही में मैं ततरोट के इलाके में, जो जेहलम का एक छोटा-सा गाँव है, छोटी-सी आबादी है, चंद हज़ार लोग वहाँ पे रहते हैं। ततरोट की एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, ततरोट और हसनोट। तो हसनोट तो दूर है, ततरोट के अंदर फॉसिल्स दरियाफ़्त हुए हैं। पाकिस्तान को पैलियोस्तान कह सकते हैं, पैलियोंटोलॉजी से। पाकिस्तान को फॉसिलिस्तान भी कह सकते हैं। मसलन मैं अपने मोहतरम व्यूअर्स को आपके दिखाना चाहता हूँ कि ये एक फॉसिल है 7 करोड़ साल पहले एक जानवर का, जिसको एमोनाइट्स कहते थे। इसके फॉसिल, ये जो फॉसिल है 7 करोड़ साल पहले का, खेवड़ा के आस-पास से कहीं से ये दरियाफ़्त हुआ है। और इसे इंडेक्स फॉसिल भी कहते हैं, एमोनाइट्स इंडेक्स फॉसिल कहते हैं, कि जहाँ ज़मीन की परत या जहाँ ज़मीन के सेडिमेंट्स की ऐज मालूम नहीं होती, वहाँ ये उनकी ऐज मालूम करने में एज़ अ इंडेक्स फॉसिल इस्तेमाल होता है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के डॉक्टर अली नासिर फ़ातमी ने मुझे तोहफ़े में दिया था। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। वो नॉट पाकिस्तान के अंदर एमोनाइट्स के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता एक्सपर्ट थे। तो हम ततरोट की बात कर रहे थे। तो ततरोट के अंदर बहुत शदीद गर्मी थी। अभी मैं कोई 20-25 दिन पहले से होकर आया हूँ, और मेरे मेज़बान का पानी भी ख़त्म हो गया और मेरा पानी भी ख़त्म हो गया। तो जंगल बयाबान में चलने लगे। तो वहाँ जाकर कुछ फॉसिल्स मुझे मिले, जिनके अंदर एक हाथी दाँत था। हाथी का एक बड़ा वाला दाँत नहीं, चबाने वाला दाँत पीछे का, और एक क्रोकोडाइल का, मगरमच्छ का, 30 लाख साल पहले मगरमच्छ का दाँत था, छोटा, वो भी मैंने जमा किया, वो किया। तो मैंने आबिद साहब से पूछा, मुझे किस्सा सुनाइए कि आपको इसका शौक कैसे पैदा हुआ? वो मेरे मेज़बान ने मुझे फॉसिल्स करके वो जमा करके दिए। तो कहने लगे कि तालिब इल्म रिसाला था,
सैयद क़ासिम महमूद का। वो मुझे किसी ने पढ़ने के लिए दिया जब मैं मैट्रिक में था या मैं जब अवाइल उम्र में था। तो उसके अंदर डायनासोर की हड्डियाँ, डायनासोर के फॉसिल्स के ऊपर मुफ़स्सिल एक सिलसिलेवार मज़मून शाया हो रहा था। तो वो सिलसिलेवार मज़मून के अंदर ये था कि फॉसिल्स जो है वो किस तरह से ढूँढे जाते हैं, किस तरह से उनको करते हैं। तो ये जो फॉसिल्स हैं आप देख रहे हैं, ये बहुत भारी है। इसके अंदर लाखों करोड़ों साल के अंदर हुआ ये है कि इसका जो बहुत बारीक हल्का-सा ढाँचा था, उसके अंदर सेडिमेंटेशन हुई मिनरल्स की। तो असल में ये पथरा गया है। ये असल हड्डी नहीं, अब ये पत्थर है। फॉसिल पथरा जाने के अमल को कहते हैं फॉसिलाइज़ेशन। तो कहने का मतलब ये है कि फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने इलाके में गौर किया। उनको मालूम ही नहीं था कि दुनिया भर के साइंटिस्ट एक अरसे पहले तक़सीम से पहले भी, पाकिस्तान की आज़ादी से पहले भी यहाँ पर काम कर चुके हैं। कथरोट ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड जगह थी जहाँ 30 लाख साल पहले के 30 लाख साल पहले के फॉसिल थे। मसलन आज का जो ज़राफ़ा है, उसका बीबी ज़राफ़ा, उसका बोना ज़राफ़ा वहाँ पाया जाता था, जो अब ख़त्म हो गया, मादूम हो गया। अ, इसी तरह वहाँ पर दाँतों वाला शेर था जिसको सेबर टूथड कहते हैं। सेबर टूथड तो नहीं, ऐसा शेर जिसके दाँत बहुत बड़े-बड़े थे, वहाँ मिले। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, घोड़ा। घोड़े के 2 सूँड होते हैं या 1 सूँड होता है, मुझे सही से मालूम नहीं। वहाँ पर 3 सूँड वाले घोड़े के फॉसिल दरियाफ़्त हुए हैं। अच्छा, वहाँ पर चपटे हाथी दाँत जो मास्टोडॉन्ट्स हैं, वो भी मिले हैं, वहाँ पे वो भी दरियाफ़्त हुए हैं। एक माउस डियर है, ये इसी पोर्शन के अंदर माउस डियर, चूहा हिरन, वो भी वहाँ दरियाफ़्त हुआ है। तो उन्होंने फॉसिल जमा किए। आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटीज़ को, झेलम यूनिवर्सिटीज़ को और दूसरी को भेजना शुरू किया। तो पाकिस्तान के कुछ साइंसदान, ज़ूलॉजिस्ट वहाँ पर जमा होना शुरू हुए। अब उनका घर जो है वो सर्दियों के अंदर कई तालिब-इल्म, तलबा और तालिबात वहाँ पर आते हैं और रिसर्च करते हैं। आप यकीन कीजिए कि एक साइंसी रिसाले की तहरीर ने, मैं अपने क़ारीन को ये बताना चाहता हूँ कि लिखी हुई एक तहरीर ने एक आदमी में वो शम्मा जला दी कि वो फॉसिल्स का ना सिर्फ हंटर हो गया, बल्कि उसने इतने लोगों की तलबा और तालिबात की मदद की कि 22 रिसर्च पेपर पीएचडी के प्रोड्यूस हुए। और उन्होंने मुझे एक बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाया, वो मैं आपको बताता हूँ, और वो जगह भी बड़ी उन्होंने मुझे दिखाई, बहुत गहरी घनी जगह थी, क्योंकि वहाँ पर जंगली सूअर, बोर, वाइल्ड बोर और लकड़बग्घे पाए जाते हैं। तो ये दोनों जानवर जो है, बाज़ औक़ात आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। फसलों के लिए तो हैं ही हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि मैं आबिद हुसैन ने बताया कि मुझे फॉसिल का शौक था, तो किसी ने कहा कि कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से एक दरख्त समझ के किसी चीज़ को तोड़ा है और हमारे ख़्याल में वो हाथी दाँत है। तो वो फ़ौरन भागे वहाँ पर। तो उन्होंने देखा कि वो लोग जा चुके थे, तो उन्होंने कुल्हाड़े से हाथी दाँत के 2-3 टुकड़े कर दिए थे। तो उन्होंने कहा कि सुहेल, आप यकीन करेंगे कि मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि मैंने वहाँ पर खड़े होकर, फिर वो कुछ ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भी आ गए। हमने इतनी इतनी एल्फ़ी मँगाई कि पूरे इलाके से एल्फ़ी ख़त्म हो गई। दुकानों से एल्फ़ी ख़त्म हो गई। और वो एडेसिव को लगा-लगा के हमने उसको जोड़ा, फिर उसके बाद उसको घास लगाई, घास के बाद उसको आभार के अंदर लपेटा। आज वो पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में या पैलियोंटोलॉजी डिपार्टमेंट के शोकेस में रखा हुआ है। इससे बड़ा हाथी दाँत साउथ एशिया के अंदर, इससे बड़ा दाँतों वाला हाथी साउथ एशिया में दरियाफ़्त नहीं हुआ। वो भी सहरा उनको जाता है, उसपे फिर रिसर्च पेपर भी लिखा गया। फिर गोरे भी आए, चाइनीज़ भी वहाँ पर आए और ये भी आए। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस जर्नलिज़्म का एक एक ये इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि अगर आपको मुल्क के अंदर साइंस कल्चर को फ़रोग़ देना है, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की को फ़रोग़ देना है, आपको बहुत छोटी उम्र से बच्चों को आसान ज़बान में, और मैं उर्दू ज़बान की बात नहीं कर रहा, सिंधी, बलोची, पंजाबी, पश्तो, ब्राहवी और गुजराती, सब ज़बानों के अंदर आप साइंस का मवाद प्रोड्यूस कीजिए, बच्चों की मादरी ज़बान में प्रोड्यूस कीजिए। किताबें हैं, कार्टून हैं, यूट्यूब चैनल हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ताकि उनके अंदर साइंस का शौक पैदा हो। अच्छा, आपको 2 चीज़ें और बता दूँ। मैं अपने 2 आर्टिकल्स का ज़िक्र करना चाहूँगा। 2 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल ये था कि आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा आई एम सॉरी, आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, नहीं, आप तो अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह से। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि एक बच्चे की पैदाइश होती है और फ़ेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर उसके कहते हैं, "ओह! दज्जाल पैदा हो गया है", जिसकी माथे पर आँख होती है। ये साइक्लोपिया बेबीज़ कहलाते हैं। ये 1 करोड़ में 1 लाख के अंदर कोई 1-2 बच्चा पैदा हो जाता है, जिसको, और ये ज़्यादा जीते नहीं हैं। इनकी स्किन पीली-पीली सी होती है, अजीब-ओ-गरीब होते हैं और यहाँ एक आँख होती है, इनको साइक्लोपिया साइक्लोपिया कहते हैं।
तो एक मक्खी है, आपने देखा होगा कि आपकी पिंकी की उँगली के ऊपर 4-5 आ जाएँ, जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। उसका बायोलॉजिकल नेम है ड्रोज़ोफिला मेलानोगास्टर। वो मक्खी अब तक 8 लोगों को नोबेल इनाम दिला चुकी है। आप पूछेंगे कैसे? जी, 500 बीमारियाँ उसके ऊपर रेप्लिकेट की गई, कई हज़ार दवाइयाँ उसके ऊपर बनाई गई और लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करके इंसानियत की तरक्की के लिए, इंसान के इलाज के लिए, उसकी बीमारियों को दूर करने के लिए कई राहें हमवार की गई। तो 8 या 6 नोबेल इनाम इसको दिए गए। तो वो कराची यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुश्ताक हुसैन हैं, उन्होंने एक साइक्लोपिया मॉडल बनाया, यानी कि फल मक्खी का ऐसा मॉडल बनाया, जिसकी सिर्फ़ 1 आँख थी। वो हमने अपने यहाँ स्टोरी शाया की एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर। तो उन्होंने चंद हफ्तों बाद मुझे फ़ोन किया कि सुहेल, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अमेरिका का मुझे एक राब्ता हुआ है और वो कह रहे हैं कि आपने ये जो काम किया है, हम और आप मिलके दोनों एक एक मुश्तरका प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, हम आपको फंडिंग भी देंगे और आपको पता है कि अच्छी फंडिंग होती है। तो ये साइंस जर्नलिज़्म पे एक असर होता है। इसी तरह कॉम्स्टेक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो है डॉक्टर अहमद यार हैं, उन्होंने आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शुगर के पेशेंट के ज़ख्म बड़े मुश्किल से सही होते हैं। इसलिए कि खून की बारीक रगों के अंदर खून की रवानी मुतासिर होती है। तो उन्होंने एक पट्टी बनाई हाथ और पाँव के लिए। आपने देखा होगा कि ज़ख्म सही नहीं होते तो हाथ-पाँव काटने पड़ते हैं, उँगलियाँ काटनी पड़ती हैं। तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त पट्टी बनाई, जिससे ज़ख्म ना सिर्फ़ मुनमन हो जाते हैं, बल्कि नई रगें पैदा होती हैं, जिसको बायोलॉजी की ज़बान में एंजियोजेनेसिस कहते हैं। तो वो उन्होंने जब पट्टी बनाई तो वो हमारे यहाँ खबर लगी। तो द फ्लाई के ना द नहीं, सॉरी द फ्लाई नहीं, स्वीट रेमेडी ऑफ डायबिटीज़ इस तरह से कुछ करके वो थी। तो जब ये स्टोरी छपी तो उनसे शेफ़र्ड यूनिवर्सिटी ने राब्ता किया, जो इंग्लैंड के अंदर शेफ़र्ड यूनिवर्सिटी है, कि आप हमारे साथ कुछ प्रोजेक्ट कर लें। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप अंग्रेज़ी में अच्छी साइंस जर्नलिज़्म करेंगे, तो पाकिस्तान का ना सिर्फ़ सॉफ्ट इम्पैक्ट जाता है कि यार पाकिस्तानी तो ऐसे ही हैं और ना ये तो ब बस खर दिमाग होते हैं, इनको कुछ भी नहीं आता। नहीं, पाकिस्तान का सॉफ्ट इम्पैक्ट जाता है, पाकिस्तान की तरक्की की राहें निकलती हैं और आपके मगरबी दुनिया से और आपकी दूसरी दुनिया से आपके जो कनेक्शंस हैं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के कनेक्शन वाज़ी होते हैं। तो ये इम्पैक्ट है साइंस और टेक्नोलॉजी का। तो यही मेरा मिशन है। मैं कोशिश करता हूँ कि अभी भी इन चीज़ों पे काम करूँ। मसलन अभी 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार भुट्टा आगा खान यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा नाम है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का। यानी कि वो कई ममालिक की हुकूमतों के एडवाइज़र हैं। उनकी एक रिसर्च आई है जिसको हम कल-परसों छाप रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया में टॉप कंट्रीज़ हैं जो क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हैं। आपको पता है कि आपको पता है कि इस वक़्त जेहलम में आई एम सॉरी चकवाल के इलाके के अंदर 433 मिलीमीटर बारिश हुई। 433 मिलीमीटर बारिश। 1 हफ्ते की बारिश 1 दिन के अंदर हुई है। और पाकिस्तान में इस वक़्त जो बाबूसर का जो ऊपर जो सानहा हुआ है, जिस तरह से ग्लेशियर हमारे फट रहे हैं और पिघल रहे हैं। एक और ग्लेशियर है 16 किलोमीटर का, वो गिलगित-बल्तिस्तान में शिशपियर नाम है उसका। 16 किलोमीटर का बर्फ का बना हुआ जिन अगर सिरके और फिसले तो आस-पास के कितने इलाकों में तबाही मचाएगा, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारी जो क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी है वो टॉप के ऊपर है। हमें उस हिसाब से मदद नहीं मिलती दुनिया की, ना हमें फंड्स मिलते हैं कि हम इस तरफ जाएँ। डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की तहकीक ये कहती है, उनका रिसर्च पेपर शाया हुआ है, वो ये कहती है कि जिन इलाकों में शदीद गर्मी होगी, जिन इलाकों में शदीद बारिशें होंगी, वहाँ पे 24 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर स्टंटिंग होगी, यानी कि कद छोटा रह जाना, वेस्टिंग होगी, यानी कि अज़ा का मुकम्मल ना होना, बौनापन और ग़िज़ाई कमी होगी। तो वो उन्होंने पाकिस्तान के 140 डिस्ट्रिक्ट में कई हज़ार बच्चों का डेटा लेकर उसको मौसमियाती डेटा से किया है। जब हम ये स्टोरी शाया करेंगे तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल फ़ोरम्स के ऊपर जाएगी और हमारी आवाज़ पहुँचेगी कि पाकिस्तान भी मदद का हकदार है। इसी तरह 2015 के बाद जो इलाका बाबूसर बाबूसर का इलाका और कराकरम की जो एन 40 एन 51 या एन 41 हाईवे है, वो इलाका जो है वहाँ पर लैंडस्लाइड्स बढ़ी है। पहाड़ों का खिसकना, बड़े पत्थरों का आना, जिससे जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, रोड बैठ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कट हो जाता है। वो चाइनीज़ और पाकिस्तानी ने रिसर्च की, वो स्टोरी भी हम लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप अच्छी बामकसद जर्नलिज़्म करेंगे, तो आप पाकिस्तान की भी भला करेंगे, पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी का शोर भी पैदा करेंगे और आपके मुल्क का भी फ़ायदा होगा। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस जर्नलिज़्म।
ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ख़ास तरबियत की ज़रूरत होती है, इसके लिए ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जो मैं लोगों को बताने की भी कोशिश करता हूँ। कुछ तालिब इल्म आते हैं, हर तरह से दाम-ए-दर में सुख़ने, उनकी मदद के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, माशाल्लाह। सुहेल भाई आप बोलते रहें, हम सुनते रहें। इसी तरीके से आप आते रहें और हमें जो है वो अपडेट देते रहें कि साइंस के हवाले से क्या हो रहा है और क्या जदीद तहकीक हो रही है और पाकिस्तान इसमें कहाँ है और कहाँ होगा 10 सालों में, 20 सालों में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मौज़ू के ऊपर हम बात करें, तो कमेंट के अंदर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।